हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 मैथ्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 find out whether the lines representing the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। यानी कि मुझे नीचे कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है। मुझे पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है ग्राफ पे, लाइन। तो देखा जाए तो मुझे दो लाइंस गिवन है, दो इक्वेशन मींस दो लाइन गिवन है। अब मुझे ये बताना है कि जो इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी, और कैसे बताना है, रेशियोज को कंपेयर करके a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 इन रेशियो का यूज करके बताना है कि जो इक्वेशन है ये इनकंसिस्टेंट रहेंगी या कंसिस्टेंट रहेंगी। देखो इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट होता क्या है ये देखते हैं। कंसिस्टेंट मैं उस इक्वेशन को बोलती हूँ जिसका कोई सॉल्यूशन होता है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, ऐसी इक्वेशन जिसका कोई सॉल्यूशन हो। अब एक सॉल्यूशन है, दो है, 20 है, 25 है, 1000 सॉल्यूशन है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। जिस भी इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा उसे कंसिस्टेंट कहा जाएगा। और इनकंसिस्टेंट वो होती हैं जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, जीरो सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। अब हमें पता है ये जो लाइन इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट होती है। इंटरसेक्टिंग क्या होती है, जो एक जगह पे कट करे, और कोइंसिडेंट क्या होती है, जो एक दूसरे को ओवरलैप करे, इनके सॉल्यूशन होते हैं। इंटरसेक्टिंग का मतलब वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट का मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और पैरेलल लाइन आपस में कभी कट नहीं करेंगी तो उसके जीरो सॉल्यूशन होते हैं। वैसे ये चीज हमने डीप में जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था इस वीडियो का, इस चैप्टर का, उसकी वीडियो में डिस्कस किया था। आप चाहें तो वहां से रेफरेंस लेके अच्छे से डेप्थ में समझ सकते हैं इसको। तो हमें क्या करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, ये पता लगा लो कि लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। वहां से कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी आ जाएगा। कंसिस्टेंट कौन सी होंगी, इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट, यानी जिनका कोई सॉल्यूशन हो, वो इंटरसेक्टिंग, वो कोइंसिडेंट होती है, सॉरी वो कंसिस्टेंट होती है। और इनकंसिस्टेंट कौन सी होती है, इनको आप याद करना नो से। इन जो वर्ड है ये नेगेटिविटी को, इन इनकम्प्लीट है ना, इस तरीके से इन हम कहाँ दिखाते हैं, जहां में नो कहना हो। तो इनकंसिस्टेंट जो है वो नो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है और ये पैरेलल लाइन में होता है। तो वही करना है, a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 को कंपेयर करो। अगर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 आ गया तो क्या हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 आए तो पैरेलल हो जाएगा, अदरवाइज कंसिस्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो इसका पार्ट है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। अब देखो मेरा जो जनरल फॉर्म है लिखने की वो है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, लेकिन इसमें c दूसरी तरफ है, दूसरी साइड लेके आएंगे तो 5 प्लस का इक्वल टू के दूसरी तरफ ले आओगे माइनस का हो जाएगा। अगर आप ना भी लेके आए तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्यों, जैसे ही हम 5 और 7 को दूसरी तरफ लेके आएंगे, दोनों को लेके आएंगे, दोनों के साइन चेंज होंगे। और मुझे C1 बाय C2 में डील करना है, तो अगर रेशियो में सेम साइन है तो कट हो जाता है। बट स्टिल एक जनरल फॉर्म में चलने के लिए हम क्या करते हैं, इनको ax प्लस by प्लस c फॉर्म में ही लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन बन जाएगी। मैंने क्या किया, इक्वल टू के दूसरी तरफ 0 रखा है, माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट इक्वेशन से a1 b1 c1 निकाल लो, सेकंड इक्वेशन से a2 b2 c2 निकाल लो, और फिर रेशियो निकाल के कंपेयर कर लो, a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 का कंपैरिजन करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो a1 हो गया 3, b1 हो गया 2 और c1 हो गया माइनस 5। साइन का अच्छे से ध्यान रखिएगा। सेकंड इक्वेशन कौन सी है हमारी, ये सेकंड इक्वेशन। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, a2 है 2, b2 है माइनस 3 और c2 है माइनस 7। अब रेशियो को कंपेयर कर देते हैं, a1 बाय a2 यानी कि 3 by 2
b1/b2 2/-3। पहली चीज तो साइन में ही गड़बड़ आ गई, एक तरफ प्लस का है दूसरी तरफ माइनस का है। 3/2 इज इक्वल टू 2/3, ये बात बिल्कुल गलत है। 3/2 2/3 के बिल्कुल बराबर नहीं होता है। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। पहले ही कंपैरिजन में नो आ गया तो हमें पता चल गई लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग लाइन जो है उसमें कितने सॉल्यूशन होते हैं, वन सॉल्यूशन, या फिर मैं कहूँ यूनिक सॉल्यूशन। और जिस भी चीज का सॉल्यूशन होगा उसे हम कहेंगे कंसिस्टेंट। अब आपको इंटरसेक्टिंग और यूनिक सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिए कंसिस्टेंट, जिसका कोई भी सॉल्यूशन आएगा। अब इंटरसेक्टिंग लाइन का तो मुझे पता है एक सॉल्यूशन होता है, तो वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। यहाँ हम क्या लिखेंगे कि ये क्या है, ये कंसिस्टेंट है। ये जो केस गिवन था ये कंसिस्टेंट का केस गिवन है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकंड पार्ट पे। सेम इक्वल टू के दूसरी तरफ 0 रख लेंगे, बाकी टर्म को एक तरफ ले आएंगे। तो यहाँ से मेरी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो बन जाएगी 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। चाहो तो उस तरफ भी सी को रख के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट स्टिल जब हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चल लेते हैं तो बेटर है उसी फ्लो में रहे, वरना आगे जाके कभी ना कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। सेकेंड इक्वेशन 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट इक्वेशन से a1 निकालते हैं, a1 हो जाएगा 2, b1 जो y के साथ है माइनस 3 और c1 जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है माइनस 8। सेकेंड इक्वेशन से लेंगे हम, a1 हो जाएगा 4, b1 हो जाएगा a2, सेकेंड इक्वेशन है ना 2, b2 हो जाएगा माइनस 6 और C2 हो जाएगा माइनस 9। सिंपली A जो है वो x के साथ वाली टर्म, B y के साथ वाली टर्म और C जिसमें कोई वेरिएबल ना। अब a1/a2 2/4 इज इक्वल टू b1/b2 यानी माइनस 3/6 इज इक्वल टू c1/c2 यानी माइनस 8/-9। सबसे पहले तो देखो कुछ कट हो रहा है, बिल्कुल 2 1 जा 2 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4, तो 1/2। अब क्या था, ये मैंने 6 के साथ माइनस नहीं लगाया, 6 भी माइनस का है, माइनस माइनस कट हो जाएंगे, 3 और 6 कट हो रहा है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6। अब 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आ गया, इधर माइनस ऊपर नीचे ये भी कट हो जाएगा, लेकिन 1/2 8/9 के इक्वल नहीं है और ना ही 8/9 आपस में कट हो रहे हैं, तो 1/2 तो 1/2 के इक्वल हो गया, ओके है, इज इक्वल टू 1/2 ये भी ओके है, लेकिन ये चीज 8/9 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 8/9, यानी कि a1/a2 is equal to b1/b2 but it is not equal to c1/c2। यही हुआ ना, 1/2 is equal to 1/2 but it is not equal to 8/9। तो ये कौन सा केस आ गया जिसमें पहली दो टर्म तो इक्वल रहती हैं, लास्ट वाली नहीं, ये होता है पैरेलल लाइन का केस। पैरेलल लाइन में कितने सॉल्यूशन होते हैं, कितनी जगह पे कट करती है पैरेलल लाइन एक दूसरे को, पैरेलल लाइन कहीं एक दूसरे को कट नहीं करती, तो 0 सॉल्यूशन होते हैं। और जब कोई सॉल्यूशन ना हो, नो वर्ड आ रहा है, तो होता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, तो सेकंड का जो केस हो गया वो हो गया इनकंसिस्टेंट वाला केस। सिंपल हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 को कंपेयर किया है और उसी के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग केसेस पता है। चलिए थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, वही कर लो, सी को भी दूसरी तरफ ले आओ, यानी इक्वल टू के दूसरी तरफ बस 0 रहने दो, तो 3/2 ब्लैक ले लें, तो 3/2 x प्लस 5/3y इज इक्वल टू माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो एक तो तरीका ये है, यहीं पे फ्रैक्शन खत्म कर दो, एलसीएम लो, फ्रैक्शन खत्म कर दो। दूसरा तरीका है फ्रैक्शन को रखे रहने दो, जब रेशो लेंगे तो ऊपर नीचे एडजस्ट कर लेंगे, जिस भी फॉर्म में आप कंफर्टेबल हो वैसे कीजिएगा। फ्रैक्शन का ज्यादा आपको दिक्कत आती है तो यहीं पे एलसीएम ले लो, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाता है, यहीं पे उसका काम खत्म कर दो। अगर लगता है नहीं आगे डील कर लेंगे तो हम आगे रेशियो में एडजस्ट कर देंगे फ्रैक्शन। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे a1 की वैल्यू निकालते हैं, a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2
B1 की वैल्यू 5/3 और C1 की वैल्यू -7। अब ऐसे ही A2 B2 C2 कर लेते हैं। A2 इधर 1 इस तरीके A2 हो जाएगा 9, B2 हो जाएगा -10 एंड C2 हो जाएगा मेरा -14। अब रेशियोज को कंपेयर करते हैं तो A1/A2 यानी कि इसमें थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला पार्ट है, ट्रिकी रहेगा, ध्यान से देखिएगा। A1/A2 यानी 3/2 है A1 बाय बड़ा बाय यहाँ लगेगा क्योंकि मेरे पास जो रेशियो है वो ये वाली है, ये तो A1 की वैल्यू है। 9 इज इक्वल टू B1 5/3 बाय B2 -10 इज इक्वल टू C1 -7 बाय -14। ठीक है, मैंने क्या किया, सिंपली A1/A2 B1/B2 C1/C2 की जो वैल्यूज थी उनको पुट कर दिया। ठीक है, इसमें और कोई काम नहीं किया है, सिंपली मैंने वैल्यूज को पुट किया है। सॉरी, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब ठीक, अब देखिए ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है मैं इसको ठीक करती हूँ। थ्री ठीक है अपनी जगह, बाय में 2 है तो ये बाय में है तो नीचे लिखते हैं इसको, है ना, ये बाय में है तो नीचे लिखेंगे। देखो जो फ्रैक्शन के पार्ट आते हैं तो यहाँ ऊपर वाला फ्रैक्शन था तो इसमें एक ही टर्म रहेगी ऊपर, दूसरी वाली किधर जाएगी, नीचे जाएगी। तो 9 × 2 इज इक्वल टू 5। ये जो 3 था ये किधर जाएगा, नीचे जाएगा क्योंकि ऊपर एक ही टर्म रहेगी, नीचे भी एक ही टर्म रहेगी। तो नीचे का ये 3 नीचे आके 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर दो माइनस के हैं, कट कर दो। 7 14 से कट हो रहा है, 7 1 7 7 2 14 तो 1/2। अब कुछ कट हो रहा हो तो कट कर देते हैं। 3 1 3 3 3 9 तो यहाँ तो देखो बन गया 1/6। यहाँ कुछ कट हो रहा है, 5 1 5 एंड 5 2 10 तो यहाँ पे भी कट हो रहा है 1/6 और दूसरा है 1/2। तो पहली चीज तो आप ये देखना, बेशक फर्स्ट और सेकंड जो टर्म्स हैं बेशक वो 1/6 बन गई हूँ, लेकिन उनमें जो एक बड़ी दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि एक तो है 1/6 और दूसरा माइनस का 1/6 है, तो इक्वल नहीं होंगे, साइन अलग आ गए। आप 2 को -2 के इक्वल नहीं बोल सकते, तो 1/6 यानी 3 2 6 ही होगा ना, ये 1/6 और इधर आ रहा है -1/6 या 1/-6 बोलो, तो ये इक्वल नहीं होंगे, ये चीज इसके इक्वल नहीं रहेगी और 1/2 तो वैसे भी इनकी इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट 2 ही इक्वल नहीं आए और जब आप यहाँ पे नॉट इक्वल लगाओ तो ऊपर भी नॉट इक्वल लगाइएगा, नॉट इक्वल नॉट इक्वल। तो जिसमें A1/A2 ही B1/B2 के इक्वल नहीं आया तो इंटरसेक्टिंग का केस बनेगा। इंटरसेक्टिंग का मतलब है यूनिक सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट, कि कम से कम एक सॉल्यूशन तो है, कंसिस्टेंट में सॉल्यूशन होने चाहिए। तो ये इंटरसेक्टिंग का केस यानी कंसिस्टेंट बनेगा। सिंपली कंपेयर करना है, लास्ट में जाके क्या आएगा 1/6 इज इक्वल टू -1/6, बिल्कुल इक्वल नहीं है और जब नॉट इक्वल का साइन आए तो ऊपर तक लगाते जाइए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन या फिर फोर्थ पार्ट कहें हम उसको। पहले वही काम करो, सी को दूसरी तरफ ले आओ, 5x - 3y -11 इज इक्वल टू 0 -10x + 6y + 22। माइनस का है ना उधर, इधर आके प्लस का। अब a1 की वैल्यू 5, b1 की -3 एंड c1 की -11। a के साथ वाला a1, b के साथ y के साथ वाला b1 एंड देन c1। ठीक है, a के साथ वाला a1 हो जाएगा, y के साथ वाला b1। सेकेंड इक्वेशन में x के साथ वाला a2, y के साथ वाला b2 और दूसरा हो जाएगा c2। a1/a2 यानी 5/-10 हो जाएगा 5/।
-10, B1/B2 -3/6 और C1/C2 -11/20। कट करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और एक ही माइनस का साइन है तो मिडल में भी चला जाएगा, -1/2 बन गया। 3 और 6 को करते हैं 1/2, -1/2, 11 और 22 भी कट होंगे, अगेन -1/2, तो -1/2 इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू -1/2। ये कौन सा केस बन गया? कोइंसिडेंट का, जिसमें A1/A2 B1/B2 C1/C2 इक्वल होते हैं। कोइंसिडेंट लाइंस कैसे होती हैं? ओवरलैप करती हैं एक दूसरे को, इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि हर पॉइंट पे एक दूसरे को टच करती हुई चल रही है, कट करती हुई चल रही है। और अगर इसके सॉल्यूशन हैं, चाहे वो इनफाइनाइट है, चाहे एक है, चाहे दो है, जिसके भी सॉल्यूशन होते हैं उसे हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट का। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, लास्ट पार्ट पे। चलिए इसको भी हम, वही मेथड है, सब में सेम चीज हो रही है। पहले हम क्या कर रहे हैं, इक्वल टू के दूसरी तरफ सिर्फ 0 को छोड़ते हैं। 10 में 3/-12 इज इक्वल टू 0। अब A1 की वैल्यू 4/3 इस इक्वेशन से, B1 की वैल्यू 2, C1 की वैल्यू -8। दूसरी इक्वेशन से इससे A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 3 और C2 की वैल्यू -12। अब A1/A2 यानी 4/3 अब बड़ा 2। ठीक है, 4/3 जो है ये A1 की वैल्यू है, बाय का साइन फिर आएगा और फिर A2 इज इक्वल टू B1 यानी कि 2/B2 जो है 3 इज इक्वल टू C1 -8 और C2 -12। अब देखो कुछ कट हो रहा है, कुछ ऊपर नीचे जा रहा है, वो वाला काम करेंगे। सबसे पहले A1/A2 का जो रेशो है उसको देखिए, 4 ऊपर बस एक टर्म रहेगी, 3 कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। 3 × 2 इज इक्वल टू 2/3, या माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और कट भी हो रहा है। 8 और 12 जो है वो कट हो रहे हैं 4 के टेबल में, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, तो 2/3। यहाँ पे कुछ कट हो रहा है बिल्कुल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया? 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 2/3। तीनों इक्वल हैं तो ये बन जाएगा कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट का मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन है तो इसको हम क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इतने ही पार्ट थे इसमें। हमने किया क्या है, सिंपली A1/A2 B1/B2 C1/C2 सबको कंपेयर किया है। अगर सॉल्यूशन है यानी इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट है तो वो कंसिस्टेंट होगा। अगर सॉल्यूशन नहीं है यानी पैरेलल लाइन वाला केस बन रहा है तो वो इनकंसिस्टेंट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया है। तो बाकी के क्वेश्चन देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।